हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ NCERT 11th क्लास की हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय के 8th चैप्टर संस्कृतियों का टकराव। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। संस्कृतियों का टकराव। इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपवासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवधि में यूरोपवासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज, भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों में पढ़ रखा था, समझा। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरेबियन क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकला थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अमेरिका के लोगों पर यूरोपवासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया और उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इंकाई शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज़ से लिए गए चित्रों से पता चला है कि वहाँ और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोपवासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तारपूर्वक जानते हैं। जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए वे अपने साथ रोजनामचा, लॉगबुक और डायरियां रखते थे जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यूरोपवासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में कुछ विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर लिखा गया है। अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उनके अनेक भाग जंगलों से ढके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न मीलों तक वहाँ के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्यत्र सघन बलों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय अरावाली लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों जिन्हें आज बहामा कहा जाता है और बृहत्तर एंटीलीज, ग्रेटर एंटीलीज में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। इनके विपरीत आरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, किसार और
खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकती है। ये जो है चित्र है उत्तरी अमेरिका का, मैक्सिको की खाड़ी, टेक्नोटिलोन, एज़टेक साम्राज्य, माया की संस्कृति का क्षेत्र, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं, जो कि मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह का मानचित्र है ये। आरावाक संस्कृतियों के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी एनिमिस्ट थे। अन्य अनेकों समाजों की तरह आरावाक समाज में भी समन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक और परलोक के बीच में मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। आरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोपवासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो वे खुश होते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। आरावाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही आरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश ही हो गया। तुपी नाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राज़ील पड़ा। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आज़ादी देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना, और न ही कोई चर्च था जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं कैरिबियन और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देते हैं। एज़टेक जन 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इस घाटी का यह नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। ये जो चित्र है बालकोट मार्ग पर उत्कीर्ण तिथियां हैं। माया संस्कृति काइपास 6ठी शताब्दी का ये जो है चित्र है। एज़टेक साम्राज्य श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे, अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना और पौरोहित्य कर्म में ऊंचों पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। भूमि उद्धार का अभिप्राय बंजर भूमि को आवासीय या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन से है। कई बार भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों के से जमीन लेकर भी किया जाता था। चूंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार जल में से जमीन निकालकर इस कमी को पूरा करना किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। इस अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गई, जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी
टेक्नो टेनोक्टिटलान टिनोटिक्टलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच खड़े हुए बड़े ही अद्भुत लगते थे। चूंकि एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा और आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व तो किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों को जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी। गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। एज़टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे कालमेकाक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। ये जो है माया मंदिर का चित्र है। ग्वातेमाला 8वीं शताब्दी का ये बना हुआ चित्र है, आप देख सकते हैं माया मंदिर का चित्र। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। माया लोग मैक्सिको की माया संस्कृति में 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्वक थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदा होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। पेरू में इंका लोग दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुजको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अंततः केंद्रीकृत था, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। ये जो चित्र है दक्षिणी अमेरिका का चित्र है, यहाँ पे देखा जा सकता है ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, दक्षिण महासागर और कैरेबियन सागर सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये जो है दक्षिणी अमेरिका का चित्र है। एज़टेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति फ्लैंकिन का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल होती थी।
कई शिलाखंड वजन में 100 मैट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। इनका सभ्यता का आधार कृषि थी। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। हाल ही में यह बताया गया कि 15वीं शताब्दी में इंडियाई आधिक्यताओं ऊंची भूमियों में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक परिमाण में की जाती है। इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पहनते थे। आज भी अनेक सैलानी इनका लोगों की कला कौशलों के नमूनों को देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि चिली के कवि नेरुदा जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे विपरीत वातावरण में खेती, शिल्प, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हजारों लोगों को कितने कठोर श्रम के लिए बाध्य किया गया होगा। ऐसे खेत जोतने वालों, बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजगीरों, एंडीज के मेहनतकश पनहारों और अपनी कुचली हुई उंगलियों वाले जौहरियों, अपने लगाए हुए पौधों की खुशहाली के लिए चिंतातुर किसानों, मिट्टी के बर्बाद हुए कुम्हारों, जरा जमीन की गहराइयों से झांक कर मेरी ओर तो देखो। अपने पुराने दुख दर्दों को मिट्टी में दफना कर जिंदगी का नया प्याला भर लाओ। तुमने इन खेतों, खलिहानों, खदानों में जो कुछ खून बहाया है, जरा इसका नमूना तो मुझे दिखलाओ। जरा बताओ कि यहाँ मुझ पर चाबुक की मार पड़ी थी क्योंकि मेरा तरासा गया एक हीरा जरा धुंधला रह गया था, अथवा यह धरती अपने अनाज या पत्थर का हिस्सा समय पर नहीं दे सकी थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह पर्वत के शिखर पर बसा माचू पिच्चू नगर है। इस पर स्पेनियों की निगाह नहीं पड़ी, जिसके कारण ये जो है नष्ट नहीं हो पाया था। पाब्लो नेरुडा हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू की पंक्तियों का स्वतंत्र अनुवाद है। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यह थी क्विपू, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इंका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत बुनते थे। इंका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमान था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इंका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ। जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया, एज़टेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थीं और वे यूरोपीय संस्कृतियों से बहुत भिन्न थी। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोपियों की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और समनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भवन मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी। यूरोपवासियों की खोज यात्राएं। दक्षिणी अमेरिकी और कैरेबियन लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर के जहाज़ों को द्वारा पार करके वहां पहुंचे। सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाज़ का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे। साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। सृष्टि शास्त्र विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोगों का वर्णन किया जाता था, लेकिन इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना जाता था। 1477 में टालेमी की जियोग्राफी नाम की पुस्तक, जो कि 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई और इसीलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। मिस्रवासी टॉलेमी ने
विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलेमी ने बताया कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोपवासियों को इस बात पर कोई अंदाज़ा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। चूंकि वे यह सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए सदा उतारू रहते थे। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पूरी दुनिया के लोगों की ये पहली समुद्री यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब और चीन और भारतीय यात्री और प्रशांत द्वीप समूहों के नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। नॉर्वे के जलदस्यु 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका में पहुंच चुके थे। स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इस समुद्री खोज के लिए धन देने को इतने लालायित क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति की धुन क्यों सवार हुई? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 3 प्रकार के मिले जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहाँ सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों यूरोप के सिक्के बनाने के काम आती थी। यह स्थिति इससे पहले 11वीं से मध्य 14वीं शताब्दी तक कि उस स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था और इसके चलते पूंजी संचय भी हुआ था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद दशकों में लंबी दूरी के व्यापारों में गिरावट आ गई और 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यह तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड यूं तो धर्म युद्ध के रूप में ही प्रारंभ हुए थे, पर उन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के उत्पादों, विशेष रूप से मसालों के प्रति भी यूरोपवासियों की रुचि बढ़ाई। यूरोपवासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो जाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाएँ तो उन्हें अधिक लाभ होगा। जब यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे तो उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और मछुवाही और नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर था, ने पश्चिमी अफ्रीका के तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सिऊटा पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए और अफ्रीका के बोजाडोर अंतद्वीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीरों बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद और रिकांक्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते हुए देश पर शासनाधिकार देता था। रिकांक्विस्टा पुनर्विजय ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जे से छुड़ा लिया था। अटलांटिक पारगमन।
अटलांटिक पारगमन। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वह कार्डिनल पीए डिएली द्वारा 1410 में लिखी गई खगोलशास्त्र और भूगोल की पुस्तक इमगो मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अमीर ने अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज। यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 1992 तक इस क्षेत्र पर अरबों का शासन था, लेकिन कोलंबस अपने साथी अनुमान के अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं हुए। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी सी नाव और 2 कैरेवल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा तैरता हुआ आगे की ओर आगे बढ़ता चला गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। ऊपर आकाश था तो नीचे समुद्र। अब तो उसके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें ज़मीन दिखाई दी, जिसे कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप था। यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसीलिए दिया गया था क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं, से घिरा हुआ था। गुआना हानी से इस बेड़े के नाविकों को आरावाक लोगों ने स्वागत किया। आरावाक लोग शांति प्रिय थे। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांट कर खाया। वस्तुतः कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस बारे में अपने रोज नामचे में लिखा, वे इतने ज़्यादा उदार और सरल स्वभाव के हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। ये चित्र है अमेरिकी मूल निवासियों के साथ यूरोपीय लोगों की मुलाकात। यूरोप की कास्ट ब्लॉक वाली एक छपाई जो कि 16वीं सदी की है। कोलंबस ने गुआना हानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने एक द्वीप का नया नाम सैन सल्वाडोर रखा। वहाँ उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़ी द्वीप समूह क्यूबा, जिसे उसने जापान समझा था, और किस्केया नया नाम हिस्पानियोला, जो आज 2 देशों हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक से बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में भीतरी क्षेत्र और पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। वायसराय का अर्थ है राजा के स्थान पर, यानी उसका स्थापनापन्न या प्रतिनिधि। इस संदर्भ में राजा का मतलब है स्पेन का राजा। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ और करते इससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई क्योंकि जहाज़ों को दीमक लग गई थी और नाविकों को थकान व घर की याद सताने लगी थी। संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गई, जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा और 72 एंटीलीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप खोज निकाला था। 1992 कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1494 अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा हुआ।
1497 एक अंग्रेज यात्री जॉन कैबोट था ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की। 1498 वास्को डी गामा कालीकट कोझीकोड पहुंचा और 1499 में अमेरिकी वेस्पूसी ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा। 1500 में कैब्राल ने ब्राज़ील पर पुर्तगाल की दावेदारी की और 1513 में बालबोआ ने पनामा इस्थुमस को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा। 1521 में कोर्टेस ने एस्टेक लोगों को हराया। 1522 में स्पेनवासी मैगेलन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1532 में पिज़ारो ने इंका राज्य को जीता। 1571 में स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को जीता और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है। इसीलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। इसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिकी वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। उनके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक के द्वारा 1507 में किया गया। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने या चांदी के खानों में काम करना पड़ता था। विशेष बात यह थी कि वहां प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्ती बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं भड़की, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। स्पेनी विजेताओं ने कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम डी लास कैसास ने कहा है कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार आरावाकों के नंगे बदन पर आजमाते थे। जब सैनिक दमन और बेगार का तांडव हो रहा था, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पुरानी दुनिया की बीमारियों, विशेषतः चेचक ने आरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई गई जाने वाली अदृश्य गोलियां थी। आरावाकों और उनकी जीवन शैली का लोप निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए उस दुखांत मुकाबले की याद दिलाता है। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेनवासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज बराबर चलती रही और उसमें सफलता मिलती गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेनवासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के समस्त क्षेत्र की खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। उपरयुक्त घटनाओं से पहले स्पेनवासियों ने इस क्षेत्र के 2 बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यह काम मुख्यतः 2 व्यक्तियों हर्मन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो का था। उनके अभियानों के द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदारों, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों ने उठाया था। इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी मुहैया कराए। कोर्टेस और एस्टेक लोग। कोर्टेस और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कॉन्क्विस्टोडोर कहा जाता था, मैक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। 1519 में कोर्टेस क्यूबा से मैक्सिको आया था, जहां उसने टाटानैक समुदाय से दोस्ती कर ली थी। टाटानैक लोग एस्टेक शासन से अलग होना चाहते थे। एस्टेक शासक
मोंटेजुमा ने कोर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया था कि कोर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। बर्नार्ड डियाज ने लिखा है, और जब हमने इन सभी शहरों और गांवों को जल में बना हुआ और अन्य कस्बों को सूखी जमीन पर बसा हुआ देखा और यह भी देखा कि मैक्सिको नगर तक जाने के लिए जल में सीधा और समतल रास्ता बनाया गया है, तो हम दंग रह गए। ये बड़े नगर और भवन जो पानी में खड़े हुए थे सभी पत्थर के बने हुए थे, और ऐसा लगता था कि मानो हम अमाडिस की कहानी का नया अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। सचमुच हमारे कुछ सैनिक तो यह पूछ ही बैठे कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। डोना मैरिना। बर्नार्ड डियाज डेल कैस्टिलो ने अपने टू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको में लिखा है कि टेबेस्को के लोगों ने कोर्टेस को डोना मैरिना नाम की एक सहायिका दी। वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी और उसने कोर्टेस के लिए दुभाषीय के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की। यह हमारे जीतों की जोरदार शुरुआत थी, और डोना मेरिना की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मैक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे। डियाज सोचता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मैक्सिकन लोग उसे मालिंच यानी विश्वासघातिनी से कहते थे। मालिंचिस्टा का अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता है। स्पेनी सैनिकों ने ट्लैक्सकलानों पर हमला बोल दिया। ट्लैक्सकलान खूंखार लड़ाकू थे जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनी सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक उन सबका सफाया कर दिया। फिर वे टेनोटिटलैन की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिटलैन के दृश्य को देखकर बड़े हक्के बक्के रह गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से 2 गुनी यानी 1 लाख थी। ऊपर टेनोक्टिटलान का एक यूरोपीय रेखांकन 16वीं सदी का है। नीचे जो है टेनोक्टिटलान के केंद्र में मंदिरों तक ले जाने वाला भव्य सीढ़ी मार्ग है जो मैक्सिको शहर का एक खंडहर है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक स्वागत किया। एज़टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, जहाँ मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी। लेकिन टेलक्सकलान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी। एज़टेकों के एक वृत्तांत ने स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। ऐसा लग रहा था मानो टेनोटिक्लान ने किसी दानव को शरण दे दी है। टेनोटिक्लान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है। वे सब पगला से गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था, मानो सारी दुनिया को आंते की बाहर निकाली जा रही हो। लोग भयाक्रांत नींद में सो गए। एज़टेक लोगों की चिंता भी निर्मूल नहीं थी। कोर्टेस ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नज़रबंद कर लिया और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा। स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कोर्टेस ने एज़टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिरों में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवा दी। इसी समय कोर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। एल्वारेडो ने हुइजिलपोर्टली के वसंतोत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। अब 25 जून 1520 को कोर्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा। पुल तोड़ दिए गए थे, जलमार्ग काट दिए गए थे और सड़कें बंद कर दी गई थी। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा। कोर्टेस को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई। एज़टेकों की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही
ट्लैक्सकलान के लोग मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है, नाइट ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। कोर्टेस को नवनिर्वाचित राजा क्वेटेमोक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस ट्लैक्सकलान में शरण लेनी पड़ी। उस समय एस्टेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे। कोर्टेस केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिक्लान में घुस आया और एस्टैक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अब सगुनों ने एस्टैंको को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है। इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग गया। कोर्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया। मैक्सिको ने स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वातेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया। पिज़ारो और इंका लोग। कोर्टेस के विपरीत पिज़ारो गरीब और अनपढ़ था। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आ गया था। उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। उसने प्रशांत के वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए। एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तमान दिखाए। राजा के मन में लोभ जाग उठा और उसने पिज़ारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो वह उसे वहाँ का राज्यपाल मतलब कि गवर्नर बना दिया जाएगा। पिज़ारो ने कोर्टेस का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हुआ कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहाँ से भिन्न थी। 1532 में वहाँ अताहुआल्पा ने एक गृहयुद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहाँ के परिदृश्य में पिज़ारो ने प्रवेश किया। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी, लेकिन पिज़ारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने भी भरकर लूटमाट मचाई। लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा और 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए। ये जो चित्र है एक औरत की छोटी सी प्रतिमा पेरू की है। यह एक मकबरे से मिली जिस पर स्पेनियों की निगाह नहीं गई थी और इसीलिए यह लघु प्रतिमा गलाए जाने से बच गई थी। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी की खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया। कैब्राल और ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारेस कैब्राल जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। पुर्तगालवासी ब्राज़ील की बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राज़ील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और यह संपदा थी टिम्बर यानी इमारती लकड़ी। ब्राज़ील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरियों के बदले में जिन्हें वे अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। एक हंसिए, चाकू या कंघे के बदले वे ढेरों मुर्गियाँ, बंदर, तोती, शहद, मोम, सूती धागा और अन्य चीज़ें जो भी इस गरीब लोगों के पास थी देने को तैयार थे। तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी की तलाश में इतनी दूरी से यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से पूछा। चर्चा के अंत में उसने कहा, मुझे लगता है तुम बिल्कुल बावले हो।
तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियां झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो, किस लिए? अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही ना। क्या जिस भूमि में तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया है वह तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे भी माता पिता और बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है कि जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है वह उनका भी भरण पोषण कर देगी। इसीलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना आराम से ज़िंदगी जीते हैं। इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर लड़ाइयाँ हुई। इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई क्योंकि वे स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए गए जो वहां के स्थायी रूप में रहना चाहते थे, और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया। बहुत से पुर्तगाली बाशिंदे भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी थी और स्थानीय लोगों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना और चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना शुरू कर दिया। यह चीनी यूरोप के बाज़ारों में बेची जाती थी। बहुत ही गर्म और नम जलवायु में चीनी की मिलों में काम करने के लिए वे स्थानीय लोगों पर निर्भर थे। जब उन लोगों ने इस थकाने वाली नीरस काम को करने से इनकार कर दिया तो मिल मालिकों ने उनका अपहरण करवाकर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तब स्थानीय लोग इन गुलाम बनाने वाले मिल मालिकों से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे, और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया तटीय क्षेत्र में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही स्थानीय लोगों का गांव बचा, लेकिन उनके बदले यूरोपीय लोगों के सुनियोजित कस्बे बस गए। मिल मालिकों को गुलाम लगाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरे स्रोत यानी पश्चिमी अफ्रीका की ओर मुड़ना पड़ा, लेकिन स्पेनी उपनिवेशियों की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ एस्टेक और इंका साम्राज्यों के अधिकांश लोगों से खदानों और खेतों में काम कराया जाता था। इसीलिए स्पेनी बंदिशों को औपचारिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने अथवा कहीं और से गुलाम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और बहिया सल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। इस समय तक जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राज़ील जाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय बासिंदे इन जेसुइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे मूल निवासियों के साथ दया का बर्ताव करने की सलाह देते थे और निडरतापूर्वक जंगलों में जाकर उनके गांवों में रहते हुए यह सिखाते थे कि ईसाई धर्म एक आनंददायक धर्म है और उसका आनंद लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वे धर्म प्रचारक दास प्रथा की कड़े शब्दों में आलोचना करते थे। घर या परिवार पर इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं है कि उसका भरण पोषण दूसरों के खून पसीने की कमाई से हो। जो भी आदमी दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है और उस स्वतंत्रता को वापस लौटाने की क्षमता रखते हुए भी नहीं लौटाता, वह अवश्य ही महापाप का भागी होता है। ये विचार हैं ब्राज़ील में 1640 के दशक में रहने वाले जेसुइट पादरी एंटोनियो वियेरा का। विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाली समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुए थे, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर स्थायी प्रभाव पड़ा। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिया, जिससे पहले तक इसमें से अधिकांश मार्ग यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे और कुछ मार्गों को तो कोई भी नहीं जानता था। तब तक कोई भी जहाज़ कैरिबियन या अमेरिका महाद्वीपों के जल क्षेत्रों में नहीं घुसा था। दक्षिणी अटलांटिक को पूरी तरह अछूता था। किसी भी जहाज़ ने उसके पार जाना तो दूर, उसके पानी में भी प्रवेश नहीं किया था, और न ही कोई जहाज़ दक्षिणी अटलांटिक से प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तक पहुंचता था। 15वीं शताब्दी के अंतिम तक 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये सभी साहसिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। प्रारंभिक समुद्री यात्रियों के अलावा अन्य यूरोपवासियों के लिए भी अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम निकले। सोने चांदी के बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और भी अधिक विस्तार किया। 1560 से 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन को लाते रहे, लेकिन मज़ेदार बात यह हुई कि इसका लाभ स्पेन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिला। उन्होंने अपने भारी भरकम मुनाफों के आगे व्यापार या अपने व्यापारी
जहाज़ों के बेड़े का विस्तार करने में नहीं लगाए। उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया। उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीज़ों जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ और रबड़ आदि से परिचित कराया। इसके अलावा यूरोप अमेरिका की से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से परिचित हो गया। फिर यह फसल यूरोप वासियों द्वारा भारत जैसे अन्य देशों में भी ले जाई गई। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के अनेक तात्कालिक परिणाम हुए, जैसे मारकाट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो गई, उनकी जीवन शैली का विनाश हो गया और उन्हें गुलाम बनाकर खानों, बागानों और कारखानों में उनसे काम लिया जाने लगा। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली वह होती है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निगमों के पास होता है और जहां प्रतिस्पर्धी खुली बाजार में भाग लेते हैं। ये जो है दक्षिणी अमेरिका के एक ठेठ स्पेनी नगर क्षेत्र का रेखांकन है। अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3.75 करोड़ रही होगी। इंडियन क्षेत्र की भी यही स्थिति थी, जबकि मध्य अमेरिका में यह 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के बीच थी। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या 7 करोड़ थी और फिर 150 साल बाद उनकी आबादी घटकर 35 लाख रह गई। इस जनहानि के लिए लड़ाइयाँ और बीमारियाँ प्रमुख रूप से जिम्मेदार थी। अमेरिका में दो बड़ी सभ्यताओं एज़टेक और इंका के अचानक नष्ट हो जाने से यह बात उजागर होती है कि आपस में लड़ने वाली ये दो संस्कृतियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। एज़टेक और इंका दोनों ही साम्राज्यों के मामले में युद्ध कला के स्वरूप में स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की। इस संघर्ष से नैतिक मूल्यों के बुनियादी अंतर का भी पता चलता है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनियों की लोलुपता को समझ पाना असंभव था। 1550 के दशक में खानों का काम चालू हो जाने के बाद सन्यासी डोमिनिगो डी सैंटो टॉमस ने इंडीज़ की परिषद में कहा था कि पोटोसी नरक का मुख है जो हर साल हजारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है और वहाँ के लालची और बेरहम खान मालिक उनके साथ लावारिस जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इन मुठभेड़ों की बर्बरता का एक स्पष्ट प्रमाण यही है कि हारे हुए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। वैसे गुलाम बनाना कोई नई बात नहीं थी, परंतु दक्षिणी अमेरिका का अनुभव इस दृष्टि से नया था कि उसके साथ साथ वहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव हो गया। काम की परिस्थितियाँ भयावह थी, लेकिन स्पेनी मालिकों का मानना था कि उनके आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का शोषण अत्यंत आवश्यक है। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन उसने एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी। किंतु 1609 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इससे उपनिवेशी यानी यूरोप से आकर यहाँ बसे लोग नाराज हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया। अब नई नई आर्थिक गतिविधियाँ जोरों से शुरू हो गई। जंगलों का सफाया करके प्राप्त की गई भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। 1700 में सोने के खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग बनी रही। यह स्पष्ट था कि स्थानीय लोग गुलाम बनने का विरोध करेंगे। अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम अफ्रीका से मंगवाया जाए। 1550 के दशक से 1880 के दशक तक जब ब्राज़ील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ब्राज़ील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया, किंतु यह अमेरिकी महाद्वीपों में आयातित अफ्रीकी गुलामों की संख्या का तकरीबन आधा था। 1750 में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास हजार हजार गुलाम थे। ये जो चित्र है वो अफ्रीका के नक्शे पर वे जगह हैं जहाँ से जो है दास पकड़ करके ले आए गए। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक
में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील दे दी कि यूरोपीवासियों के अफ्रीका में आने से पहले भी वहां दास प्रथा मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। उन्होंने यह भी बताया था कि यूरोपीय व्यापारियों को जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने में अफ्रीकी लोगों से भी मदद मिलती थी। वे व्यापारी बदले में उन अफ्रीका वासियों को दक्षिणी अमेरिका से आयात की गई फसलें, मक्का, कसावा, कुमाला आदि को इनका प्रमुख खाद्य था देते थे। 1789 की अपनी आत्मकथा में ओला उदा एक्वियानो नाम से एक मुक्त किए गए गुलाम ने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा है कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता था। एरिक विलियम्स पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सही गई तकलीफ़ों का फिर से जायजा लेने की पहल की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेश में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन से विरुद्ध विद्रोह किया। वे स्वतंत्र देश बन गए, ठीक वैसे ही जैसे 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया। दक्षिणी अमेरिका, जो आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की ही हैं, वहाँ के निवासी अधिकतर देशज यूरोपी, जिन्हें क्रियोल कहा जाता था, यूरोपी और अफ्रीकी मूल के हैं। उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व विद्यमान थे। तो ये जो है ये जो है संस्कृतियों का टकराव था, जो कि विश्व इतिहास के कुछ विषय 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से लिया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।